गुड मॉर्निंग क्लास। अभी क्या है, ज्योग्राफी में चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग समझने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझेंगे और ये कैसे किसी देश की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करती है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इकोनॉमी में एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक ना। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है कि बहुत थोड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और जो भी एक्टिविटी या जो भी प्रोडक्शन होता है वो बेस्ड होता है नेचर पर, यानी जो नेचर की सहायता से, यानी प्रकृति की सहायता से थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लगाकर जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो आता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्रीकल्चर को ले सकते हैं, साथ ही साथ जो माइनिंग की जाती है, छोटे पैमाने पर जो माइनिंग की जाती है, माइनिंग भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में कैटेगराइज की जाती है। जो सेकेंड सेक्टर है हमारा वो है सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग एज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं। यानी इसमें रॉ मटेरियल्स का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद एक फिनिश्ड गुड्स की तैयार किया जाता है। फिनिश्ड गुड का मतलब ये हो गया कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कमोडिटी जिसका हम डायरेक्ट उपभोग कर पाए, जिसका हम डायरेक्ट कंजम्पशन कर पाए। अभी मैं समझाता हूं आपको। टेरिटरी सेक्टर जो है उसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, या टेरिटरी एक्टिविटीज जो है उसको हम लोग सर्विस एक्टिविटीज भी कहते हैं। इसमें इन दोनों के कोरिलेशन को बनाए रखने के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उसे टेरिटरी एक्टिविटीज में कहते हैं। जैसे रेस्टोरेंट की सर्विस हो गई, जैसे बैंकिंग की सर्विस हो गई, जैसे फाइनेंस की सर्विस हो गई, जैसे LIC की सर्विस हो गई, ये जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई, एविएशन सर्विसेज हो गई, ये सारी सर्विसेज क्या है, सर्विस सेक्टर के सर्विस एक्टिविटी में कैटेगराइज की जाएंगी। अब मैंने बताया कि जो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज है उसी में हमारी इंडस्ट्रीज आती है। क्या आती हैं? इंडस्ट्रीज आती हैं। इंडस्ट्रीज आती हैं, तो इंडस्ट्रीज को ही हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहां पर रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके एक फिनिश्ड कमोडिटी को तैयार किया जाता है और उसका उपभोक्ताओं द्वारा, कंज्यूमर द्वारा कंजम्पशन किया जाता है। देखिए समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया किसी गुड्स का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए, इन लार्ज क्वांटिटी किया जाए। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, यानी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद पहले की तुलना में अब ज्यादा वैल्यूएबल हो चुका है, ज्यादा मूल्यवान हो चुका है। आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये प्रोडक्शन करता है वीट का। किसका प्रोडक्शन करता है? वीट का प्रोडक्शन करता है। अमूमन हम वीट की जो कीमत है वो मान सकते हैं कि 10 रुपीज पर केजी है। वीट का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर कर रहा है। और वीट की जो कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, जो उसकी रेट है, वो कितना है? वो है 10 रुपीज पर केजी। मान लेते हैं कि इंडस्ट्रीज में कोई फ्लोर इंडस्ट्री है। फ्लोर का मतलब जो आटा चक्की है हमारी, मान लेते हैं, या कोई बेकरी इंडस्ट्रीज है, उनको आटे की जरूरत पड़ती है, उनको फ्लोर की जरूरत पड़ती है। अब इनसे ये परचेज करेंगे रॉ मटेरियल्स को। तो आप जानते हैं बेकरी इंडस्ट्री हो या आटे की चक्की हो, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो वीट ही होगा। अब इनसे ये परचेज करते हैं 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अब ये तैयार करते हैं फ्लोर। जब आप मार्केट में फ्लोर लेने जाएंगे तो वो बिकता है लगभग 22 रुपीज पर केजी। यानी उसी 1 केजी वीट से हमने 22 रुपीज पर केजी फ्लोर तैयार कर दिया। रॉ मटेरियल गेहूं था, वीट था हमारा, कितने रुपए में बिका? 10 रुपए में बिका। ठीक है बेटा।
अब उसके बाद इंडस्ट्रीज ने उसको परचेस किया एज अ रॉ मटेरियल, और उसका फिर प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग के बाद वही मीट जो 10 रुपए की केजी था, अब 22 रुपीज केजी बिक रहा है। मान लेते हैं कि कोई बेकरी इंडस्ट्रीज है और इसका केक तैयार कर रही है। जब केक तैयार कर रही है तो वही केक आपको 250 रुपए, 250, 350 या 400 या 500 रुपीज केजी बिक रहा है। तो अब हो क्या रहा है, ये देखिए, ये 10 केजी से 10 रुपीज पर केजी से इसकी वैल्यू बढ़कर 22 रुपीज पर केजी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर प्रोसेसिंग, जो प्रोडक्शन में गुड्स का प्रोडक्शन, सॉरी, इन अ प्रोडक्शन व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड आफ्टर प्रोसेसिंग from raw materials to a more valuable product। ठीक है बेटा, तो यहां क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल से और भी ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो इसी को कहते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू द फाइनल गुड्स, सॉरी, फिनिश्ड गुड्स। सॉरी, देखिए, जो भी लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, इंप्लॉयड होंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब बताया मैंने, इंडस्ट्रीज। क्या बताया मैंने? सेकेंडरी सेक्टर का मतलब इंडस्ट्रीज, यानी जहां पर कारखाने लगे हों, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज है। रॉ मटेरियल का यूज करेगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेक्टर इज अ बेस फॉर द इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ इफ प्राइमरी सेक्टर अगर रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो इंडस्ट्रीज जो है वो फिनिश गुड का प्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। अगर इनको फ्लोर बनाना है तो गेहूं चाहिए ही चाहिए। अगर गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो आटे होंगे, जो आटा होगा, जो हमारा फ्लोर होगा, वो काफी महंगा बिकेगा, या तो फिर इंडस्ट्री उसको मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाएंगे। अब जो लोग इसमें इंप्लॉयड हैं इंडस्ट्रीज में, वो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। फिनिश्ड गुड्स क्या बनाते हैं बेटा? फिनिश्ड गुड्स, यानी तैयार माल। कैसा माल? तैयार माल। फिनिश्ड गुड्स का मतलब ऐसी कमोडिटीज जिनका हम कंजम्पशन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या किया? इसने तो व्हीट का प्रोडक्शन किया, दैट विल बी रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। क्या आप व्हीट को डायरेक्ट खा सकते हैं क्या? किसी को देखा है गेहूं को खाते हुए? मुझे तो नहीं लगता आपने देखा होगा, लेकिन आपके घर में रोटियां जरूर बनती होंगी। अब रोटी बनाने के लिए फ्लोर की जरूरत है, और फ्लोर बनाने के लिए गेहूं की जरूरत है। गेहूं मिलेगा प्राइमरी सेक्टर से, उसकी प्रोसेसिंग होगी सेकेंडरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयड है उनसे होगी, यानी सेकेंडरी सेक्टर से प्रोसेसिंग होगी, और एक फिनिश गुड फ्लोर तैयार होगा। अब ये फ्लोर का हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि इनटू फिनिश गुड्स, प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। प्राइमरी सेक्टर में तैयार मटेरियल, दैट इज प्राइमरी मटेरियल, और सेकेंडरी सेक्टर में तैयार मटेरियल, दैट इज फिनिश गुड्स। अगला पॉइंट है द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। व्हाई? किसी भी देश की आर्थिक उन्नति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक विकास को, आर्थिक विकास को नापने का सबसे अच्छा पैमाना है, या उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी क्षमता को बताने का सबसे अच्छा पैमाना है कि उस देश की इंडस्ट्रीज कितनी मजबूत हैं। हमारे देश में इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हालत में नहीं है। देखिए कैसे, आप समझिए इस बात को कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया में फिलहाल सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर बना हुआ है। यहां पर असल में जितने लोगों की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। इस वजह से अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में पाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर, अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है तो हमारी इंडस्ट्रीज फलती फूलती हैं। इंडस्ट्रीज ही ऐसा सेक्टर होता है जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय बनाया जा सकता है या एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की भी अपनी एक क्षमता है और यहाँ पर लोगों की ओवर प्रोडक्टिविटी है। ओवर प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, बल्कि जहां पर एक लोग काम करके उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहां पर 10 लोग काम करके उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, कर रहे हैं। जैसे समझिए कि मान लीजिए कोई लैंड का एक टुकड़ा है, इस टुकड़े से मान लेते हैं 1000 kg व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, और इस लैंड के टुकड़े पे
टोटल वर्क करने वाले लोग जो हैं वो मान लेते हैं 5 लोग काम कर रहे हैं, यानी 5 लोगों की कुल प्रोडक्टिविटी हो गई 1000 किलो ऑफ व्हीट। अगर इन 5 लोगों में से हम हटा दें एक लोग को और सिर्फ 4 को ही देखें तो भी प्रोडक्शन 1000 ही मिलता है हमको। इसका मतलब हो गया कि जो एक लोग और काम कर रहे थे जिनको हमने हटाया था वो यहाँ पर एक्सेस से ज्यादा थे, उनकी कोई जरूरत थी नहीं। अगर 3 को भी कर देते हैं तब पर भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 2 लोग ज्यादा थे। अगर 2 को कर देते हैं तब पर भी प्रोडक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 2 से कम करते हैं तो हो सकता है प्रोडक्शन कम हो जाए, मान लेते हैं 800 kg हो जाए। तो इस लैंड के टुकड़े के लिए जो मैक्सिमम इंप्लाई हो सकते हैं वो 3 ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, यानी 2 लोग एक्सेस हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इस लैंड के टुकड़े पर 0 है। अगर जिसकी प्रोडक्टिविटी लैंड के टुकड़े पर 0 है उसका इकोनॉमी में योगदान भी बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज डिमांड एंड सप्लाई पर फंक्शन करती हैं। ये दीज आर द पावर्स ऑफ मार्केट्स, ये मार्केट की पावर होती हैं। और जो इंडस्ट्रीज होती हैं डिमांड और सप्लाई पर काम करती हैं। इंडस्ट्रीज 2 तरह की हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। एनी 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। अगर इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर की है तो उसका जो मुख्य ध्येय होगा, मुख्य एम होगा, वो ये होगा कि हाउ टू वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम सिटीजन्स, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण कैसे करे। अगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर का है तो उसका जो मेन एम होगा वो ये होगा कि हाउ टू गेट मोर प्रॉफिट, अधिक से अधिक प्रॉफिट को कैसे कमाया जा सके। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर एम्प्लॉयमेंट है, हमको ओवर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब इंडस्ट्रीज में जब मार्केट के फंक्शंस काम करेंगे, पावर्स ऑफ मार्केट काम करेंगे, यानी डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स काम करेंगे। तो अगर प्रोडक्ट की डिमांड है तो ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो कम प्रोडक्शन होगा और कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी देश में अगर डिमांड को बढ़ा दिया जाए तो उस देश की इंडस्ट्रीज अपने आप बूस्ट हो जाती हैं और ज्यादा लोगों को रोजगार पैदा करने लगती है। जो सर्विस सेक्टर होता सॉरी जो सर्विस सेक्टर होता है इसकी अपनी एक क्षमता होती है एम्प्लॉयमेंट देने की, यानी एक सीमा तक ही लोगों को अपने अंदर मर्ज कर सकता है। यानी किसी भी देश में जितना अच्छा इंडस्ट्री सेक्टर है उस देश की जनता उतनी ही ज्यादा खुश होगी और उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना ही ज्यादा होगा। ये बेटा हमारी मीनिंग है मैन्युफैक्चरिंग की। तो बेटा सेकेंड टॉपिक है हमारा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे और किसी भी कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलप होना क्यों जरूरी होता है इस चीज को यही से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले डेवलपमेंट को समझिए। डेवलपमेंट होता क्या है? तो देखिए बेटा कि हमारी जो लाइफ होती है ना, हमारी लाइफ दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखती चली जाती है। आप एक ऐसे बच्चे की कल्पना करिए जो सारा जीवन एक अंधेरे कमरे में व्यतीत करता है। सारा जीवन एक अंधेरे कमरे में वो बच्चा रहता है। अपनी पूरी लाइफ उसने न लाइट देखी है, ना कोई बुक देखी है, ना कोई मूवी देखी है, ना कोई गाना सुना है। सिर्फ उसने खाना खाया है, सिर्फ और सिर्फ उसने रोज का अपना डाइट लिया हुआ है, डेली डाइट उसने कंज्यूम किया हुआ है, बाकी उसने कुछ नहीं किया हुआ है। तो आप देखेंगे कुछ सालों के बाद उसकी जो बॉडी है वो तो ग्रोथ कर रही है। क्या कर रही है? वो उसकी बॉडी जो है वो बड़ी हो रही है, यानी उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, बॉडी बढ़ रही है। लेकिन उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो ग्रोथ नहीं कर रही है। वो बिल्कुल उसी बच्चे की तरह है जो कि तुरंत पैदा होता है। तो क्या इसको डेवलपमेंट कहा जाएगा? नहीं, इसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा, इसको सिर्फ ग्रोथ कहा जाएगा। क्योंकि एक इंसान को बढ़ने के लिए कई सारी चीजें होती हैं। उसके बॉडी की हाइट बढ़नी चाहिए, उसकी बॉडी का वेट बढ़ना चाहिए, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। जब सारे तरह की ग्रोथ बॉडी में साथ साथ चलती है तो जो सारे ग्रोथ का कंप्रेहेंशन होता है वही डेवलपमेंट कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ये बताता है कि अगर इकोनॉमी है तो इकोनॉमी के बढ़ने के लिए कई चीजें होती है। जैसे पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए, लोगों का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए, एजुकेशन भी बढ़नी चाहिए। एजुकेशन बढ़ने का मतलब जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बढ़नी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप होना चाहिए। जब ये सारी चीजें एक साथ बढ़ती हैं तब हम कहते हैं कि द पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स इज इन डेवलपमेंट। ठीक ना? तब उस पर्टिकुलर इकोनॉमी का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। अगर इन सारी चीजों में से कोई एक चीज में वृद्धि होती चली जाए, बाकी चीजें न बढ़े, तो हम कहेंगे कि वहां पर ग्रोथ हो रहा है।
जैसे अगर किसी देश में खूब सारे पैसे आने लगे तो हम कहेंगे कि वहां पर सिर्फ इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है। अगर किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर पॉलिटिकल ग्रोथ हो रहा है। किसी देश का कल्चर है तो कहेंगे कल्चरल ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जब सारी चीजों का एक साथ जब ग्रोथ होने लगे और इन सभी ग्रोथ को मिलाकर हम बोलेंगे कि उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहां पर भी बेटा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर एज अ बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट की यानी सारे सेक्टर्स की ग्रोथ साथ साथ हो रही है, उसकी बैकबोन समझी जाती है। मतलब आप समझिए कि अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं या जो हमारे बिजनेसमैन उनके पास पैसे आएंगे, उनकी सेविंग्स ज्यादा होंगी, सेविंग्स ज्यादा होती है, उनकी सेविंग्स ज्यादा होंगी, सेविंग्स ज्यादा होंगी तो फिर उस सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे और इंडस्ट्रीज को और बढ़ा करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो इस तरह से हम कहते हैं कि किसी भी देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उस देश की बैकबोन होती है। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्शन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर लैंड। अगर किसी देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है यानी वहां पर इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि उस देश में प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होने की वजह से ही इंडस्ट्रीज इंस्पायर होती हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ती है और यही लोग एम्प्लॉय बनते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री। तो जब बेटा जिस देश के लोग ज्यादातर रोजगार में रहेंगे तो उस देश से गरीबी और अववंचना जैसी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी जो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अभिशाप होती है, एक इविल होती है। बेटा अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जब आपके देश का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काफी अच्छी हो जाती हैं तो आप दूसरे देशों की इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे आज आप समझिए कि हमारे देश का अगर हमारे देश की कार इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा डेवलप हो जाए, बाइक इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा डेवलप हो जाए, हम अच्छी क्वालिटी की बाइक्स बनाने लगे, अच्छा फ्यूल एफिशिएंट बाइक बनाने लगे, इंजन एविएशन में हम हमारे यहाँ रेवोल्यूशन हो जाए तो हम ये विदेशी बाइकों को क्यों खरीदेंगे? उनको खरीदने के लिए जैसे मान लीजिए अगर अमेरिकन कोई बाइक है और हम इंडिया में उसको परचेज करते हैं तो हमने जो डॉलर में उनको पे करना होता है तो हमारे देश की कीमती विदेशी मुद्रा जो फॉरेन मनी है वो उनको वापस चली जाती है। ठीक है, तो जब आपके देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छी होगी तो आप दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। जब दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे देशों की मुद्राएं यानी फॉरेन पॉलिसी आपके कंट्री में आएगी और जितनी ज्यादा फॉरेन पॉलिसी आपकी करेंसी आपकी कंट्री में रहेगी आपकी इकोनॉमी उतनी ही बेहतर कंडीशन में। हेलो बच्चों, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर का क्या योगदान होता है इसको समझिए। नेशनल इकोनॉमी को मेजर करने के लिए समझिए कि हम जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मतलब होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में, जिसको हम जनरली 1 ईयर कह देते हैं, 1 ईयर में जो भी इन 3 सेक्टर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी यानी 1 ईयर में जीडीपी को समझना है तो ऐसे समझिए कि जो 1 ईयर में हमारी जो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो तीनों इकोनॉमिक सेक्टर हैं यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर यानी जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इनमें प्रोड्यूस होने वाली कमोडिटीज और सर्विसेज को जब हम मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, जब उनका मूल्य हम पैसे में निकाल लेते हैं तो वही उस देश की जीडीपी कहलाती है। जिस देश की जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होता है वो देश उतना डेवलप होता है। जिस देश की जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होता है वो देश उतना ही डेवलप्ड होता है।
डेवलपिंग नेशन होने के लिए ये जरूरी है कि समय के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्टिसिपेशन जीडीपी में कम होता जाए, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर का पार्टिसिपेशन एक सर्टेन स्पीड से बढ़ता रहे। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है इन लास्ट 2 डिकेड, पिछले 2 दशकों में वो 17% से बढ़कर 27% आ गया। देखिए यहां के डेटा में और यहां के डेटा में आपको फर्क मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बस समझना है। लास्ट 2 डिकेड्स में जो यानी पिछले 20 वर्षों में हम देखें कि तो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडस्ट्रीज का वो 70% से इंक्रीज करके 27% हो गया। यानी 2 दशकों में अगर हम वृद्धि दर देखें तो ये 10% के अप्रोक्सीमेट चलती है, सॉरी 5% के अप्रोक्सीमेट ये चलती है, जो कि काफी लो ग्रोथ रेट है। जो हम इंडियंस हैं वो डिजायर करते हैं कि पर एनम लगभग 12% की डिजायर्ड ग्रोथ रेट हमको इंडस्ट्रीज में मिले। इससे अच्छा तो जो हमारी ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स है, ईस्ट एशियन कंट्रीज का मतलब जो जैसे हमारा हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, और इधर नीचे चले आए तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये जो ईस्ट एशियन इकोनॉमी है वहां पर हमको देखने को मिलता है कि 25 से 35% तक हम उन्होंने ग्रोथ किया है, जो कि इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ रेट को दिखाता है। सिंस 2003 जो हमको 2003 यानी 2 डिकेड्स में जो हमको ग्रोथ रेट मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% देखने को मिलती है। देखिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, ये क्या है बेटा, NMCC, दैट मींस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, ये इन आंकड़ों को जारी करता है, इन आंकड़ों को बताता है, जारी तो नासो करता है। आपको क्या करना है कि इसके बारे में कि इनका फॉर्मेशन कब होता है, इसके काम क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, इसको पावर्स कहां से मिलती है, these kinds of factors you have to know by yourself. Thank you.